तुमका नमस्कार। गणित गोंडोला के इस सुहावने सफ़र पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या एक तथा स्वयं से विभाज्य होती है। जब एक से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या n के केवल मात्र गुणनखंड एक तथा वह संख्या n स्वयं हो, तब उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अमूमन ऐसी संख्या को p अथवा q द्वारा दर्शाया जाएगा। उदाहरण देखते हैं। 2 जिसके केवल मात्र गुणनखंड 1 तथा 2 हैं। 3 जिसके गुणनखंड या तो 1 है या 3 है। 3 संख्या 2 से भाज्य नहीं है। इसी तरह से 5, 7 आदि। अब बारी कुछ गैर उदाहरणों की। संख्या 4। 1 तथा 4 के अलावा इसका एक गुणनखंड संख्या 2 भी है। 6 जिसे हम 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 तथा 3 संख्या 6 के गुणनखंड हुए। 8 को 2 गुना 4 लिखा जा सकता है। 9 को 3 गुना 3। संख्या 1 को ना तो अभाज्य माना गया है और ना ही भाज्य, जबकि 2 केवल मात्र ऐसी धनात्मक से अभाज्य संख्या जो कि एक समपूर्णांक है। 2 से बड़े सभी समपूर्णांक 2 से भाज्य होंगे। आगे हम अभाज्य संख्याओं का एक बहुत ही रोचक गुणधर्म प्रस्तुत करेंगे, परंतु पहले सभी संख्याओं के लिए सत्य एक परिणाम समझना जरूरी है। मान लीजिए a, b तथा c 3 संख्याएं हैं। a 0 के बराबर नहीं है। यदि b और c का गुणनफल a द्वारा भाज्य है तथा a और b परस्पर अभाज्य हैं, यानी उनका महत्तम समापवर्तक 1 है, तब c को a से भाज्य होना पड़ेगा। यह प्रमेय सर्वप्रथम ईसा से करीब 300 वर्ष पूर्व हुए यूनानी गणितज्ञ यूक्लिडिस उर्फ यूक्लिड की किताब एलिमेंट्स में मिलता है। दाईं ओर इस किताब के एक प्राचीन संस्करण का टुकड़ा देख सकते हैं। चलिए अब प्रमेय की उत्पत्ति समझते हैं। चूंकि a तथा b परस्पर अभाज्य पूर्णांक दिए गए हैं, इसलिए हमें कोई 2 पूर्णांक x तथा y मिलेंगे, जिससे कि a गुणा x धन b गुणा y बराबर 1 हो पाएगा। कोई भी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। इस समीकरण के दोनों तरफ c से गुणा कर देने पर हमें यह नया समीकरण मिलेगा। अब यहाँ पर बाईं तरफ ध्यान दीजिए। a, c तथा x का गुणन निश्चित रूप से a द्वारा भाज्य है, जबकि b और c का गुणनफल हमें a से भाज्य दिया गया है। इसलिए b, c, y भी a द्वारा भाज्य है। कुल मिलाकर समीकरण के बाईं ओर दी गई मात्रा a से भाज्य है। अतः दाईं तरफ की मात्रा को भी a द्वारा भाज्य होना पड़ेगा। इस प्रकार यूक्लिडिस का यह परिणाम सिद्ध हुआ। वापस चलते हैं अभाज्य संख्याओं की ओर।
इस प्रमेय का श्रेय भी यूक्लिडिस को दिया जाता है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, a और b का गुणन p द्वारा भाज्य है, तब a या b दोनों में से कम एक को p से भाज्य होना पड़ेगा। अब बारी है प्रमेय की उत्पत्ति की। सबसे पहले मान लेते हैं कि p संख्या a को विभाजित नहीं करता, अन्यथा हमारा प्रमेय ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या p के केवल मात्र गुणनखंड 1 तथा स्वयं p है, अर्थात a तथा p का महत्तम समापवर्तक या तो 1 हो सकता है या p, परंतु p संख्या a को विभाजित नहीं करता, इसलिए महत्तम समापवर्तक को 1 होना पड़ेगा। इस प्रकार p तथा a परस्पर अभाज्य हुए। इसके बाद पिछली प्रमेयिका के हवाले से संख्या b को संख्या p से भाज्य होना पड़ेगा। यह पाठ आपको कैसा लगा, हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बता सकते हैं। पसंद आने पर स्वजनों के संग साझा करें। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए, तो हमसे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। निरोप।